प्यारे बच्चों, आज हम अपना 5वां अध्याय कृषि संबंध आईने अकबरी का अध्ययन करेंगे। जो इसका नाम है हमारे चैप्टर का कृषि संबंध आईने अकबरी, इससे अभिप्राय है कि हमें उस काल के कृषि के संबंध में कहाँ से जानकारी प्राप्त करनी है, आईने अकबरी से। आईने अकबरी क्या है? अबुल फजल के द्वारा लिखे गए ग्रंथ अकबरनामा का एक भाग है। इसमें कृषि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। मुगल काल में जो यहाँ पर कृषि के लिए कार्य किए गए, कृषि के विस्तार के लिए कार्य किए गए, भू राजस्व के लिए जो नियम बनाए गए, भूमि की उत्पादकता के बारे में जो जानकारी, मतलब सारी जानकारी जो कृषि से संबंधित है वो हमने इस अध्याय में पढ़नी है। और किसके द्वारा ये ज्ञान हमने प्राप्त करना है? आईने अकबरी के द्वारा। ठीक है, तो पहले मैं आपको इस चैप्टर में क्या हमने मेन पढ़ना है सारा वो बता देती हूँ, फिर उसके बाद जो मुख्य विषय हैं वो आपको करवाऊँगी। ठीक है, अब आईने अकबरी के द्वारा हमें पता लगता है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत में लगभग 85% लोग गाँव में रहते थे। ठीक है, कहाँ रहते थे? गाँव में, और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। गाँव में वैसे भी ज़्यादातर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, तो इसलिए उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि था। ठीक है, और ज़्यादातर जनसंख्या फिर किससे संबंधित थी? किसान वर्ग से संबंधित थी, क्योंकि कृषि उनका मुख्य कार्य था और जनसंख्या किसान वर्ग से संबंधित थी। मुगल बादशाह भी कृषि को प्रोत्साहन देने में बहुत ही मदद करते थे। उनकी भी दिलचस्पी थी कि कृषि को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो इसलिए वो पूरी संभव सहायता किया करते थे, क्योंकि कृषि से ही साम्राज्य को सबसे अधिक आय प्राप्त होती थी। बेशक से उस समय कृषि करने के तरीके पुराने थे, लेकिन फसलों का उत्पादन भरपूर होता था। क्यों होता था फसलों का उत्पादन भरपूर उस समय? एक कारण तो ये था कि उस समय की भूमि बहुत उपजाऊ थी। ठीक है, अब उपजाऊ भूमि होगी तो निश्चित तौर पर उत्पादन जो है वो अधिक होगा। और दूसरा, जो किसान थे उनको अपनी फसलों से संबंधित पूर्ण ज्ञान था कि कब उगानी चाहिए, कौन से मौसम में कौन सी फसल उगानी चाहिए, किस प्रकार से उनकी देखभाल करनी चाहिए, मतलब उनको पूरा उसके बारे में ज्ञान था। तो इसलिए उस समय फसलों का भरपूर उत्पादन होता था। ठीक है, उस समय की कुछ जो प्रमुख फसलें थी उनमें क्या क्या थी, नाम बता देती हूँ आपको मैं। जैसे चावल, गन्ना, गेहूँ, जौ, बाजरा, कपास, ये उस समय की प्रमुख फसलें थी। ठीक है, 17वीं शताब्दी में कुछ नई फसलों का भी उत्पादन आरंभ किया गया। मतलब पहले जो थी चल रही थी, प्रचलित थी, लेकिन अब नई कुछ फसलों को भी यहाँ पर उगाने का प्रयास किया गया, जिसमें काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। उनमें प्रमुख थी जैसे टमाटर है, मक्का है, आलू है, अल्फांसो आम है, तंबाकू है, पपीता, अनानास, ये कुछ नई फसलों का उत्पादन भी शुरू किया गया। इससे जो कृषि थी उसको एक नई दिशा प्राप्त हुई। कृषि समाज में महिलाओं की भी भूमिका बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय थी। वो पुरुषों के साथ बराबर काम करती थी। ठीक है, अब ये हो गई कृषि की बात। इसके अलावा उस समय 40% भूमि जो थी उस पर जंगल थे। हम किस समय का पढ़ रहे हैं इतिहास? मुगलों के शासनकाल के दौरान का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो उस समय 40% भाग जो था वो जंगल था। जंगलों से भी बहुत से उत्पाद प्राप्त किए जाते थे, जिनसे भी आर्थिकी प्राप्त होती थी। जैसे हाथी, शहद, मधुमोम, जो मधुमक्खी होती है ना जो शहद बनाती है, उसका जो मोम होता है वो, और लाख, ये चीज़ें जंगलों से प्राप्त की जाती थी। और इसे प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग जो थे वो जंगलों में जाते थे। तो इसलिए जो जंगलों में रहने वाले थे उनके जीवन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। जो जंगलों में रहने वाले कबीले थे उनके सरदार जमींदार बन गए, और कुछ जो थे वो
राजा बन गए, मतलब अपने क्षेत्रों के राजा बन गए। ठीक है। मुगल बादशाह भी शिकार करने के लिए समय समय पर जंगलों में जाते थे, साम्राज्य का भ्रमण करते थे और लोगों की शिकायतें सुनते थे। मुगल काल में ग्रामीण समाज में 3 प्रमुख घटक थे, भाग कह सकते हैं, हिस्से कह सकते हैं, समुदाय कह सकते हैं। एक खेतीहर किसान, एक पंचायत और एक गांव का मुखिया होता था। मतलब जो पूरा गांव था वो इन तीनों के सहारे पर अपना पूरा जो रोज़मर्रा का जीवन होता था उसका संचालन करते थे। तो ग्रामीण समुदाय के 3 प्रमुख घटक खेतीहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया होते थे। जो खेतीहर किसान थे वो क्या करते थे? वो कृषि करते थे और उस समय समाज में जो गांव का मुखिया होता था या पंचायत का मुखिया होता था, जिसको मुकद्दम या मंडल कहा जाता था, वो कानून व्यवस्था बनाए रखता था पूरे गांव को संभालने के लिए। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कुछ भी हो, वहाँ पर उन झगड़ों को निपटारा करना, ये सब उसके अधीन काम होता था। गांव का विकास करने के लिए, गांव की आय और व्यय का ब्यौरा रखने के लिए, ये सब काम मुकद्दम या मंडल के होते थे। हर गांव में एक जाति की पंचायत भी होती थी। जैसे जो जो जातियां हैं उनकी भी अपनी अपनी पंचायत होती थी जो प्रमुख भूमिका निभाती थी, और वो ये देखते थे कि गांव में रहने वाले लोग अपनी जाति की हदों के अंदर ही रहे। जैसे उनके लिए जो नियम कानून बनाए गए थे उन नियमों का पालन करें, उन नियमों से बाहर वो ना निकले। ठीक है। फिर उसके बाद है गांव में कृषि के अतिरिक्त कुछ लोग दस्तकारी का काम भी करते थे। ठीक है। लगभग 25% जनसंख्या जो थी वो दस्तकारी का काम करती थी। दस्तकारी क्या होती है? जो किसी के हाथ में हुनर होता है, जिस चीज़ में वो काफ़ी उसमें वो उनको महारत होती है, वो उस कार्य को करते हैं, उनको दस्तकार कहा जाता है। जैसे रंगरेजी, कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तन बनाना और उनको पकाना, खेती के औजार बनाना और उनकी मुरम्मत करना, ये कुछ ऐसे कार्य थे जो ये दस्तकार करते थे। कई बार जो किसान थे वो भी दस्तकारों का काम करते थे, क्योंकि कृषि का कार्य पूरे साल भर नहीं होता था, तो इसलिए वो बाकी खाली समय में अन्य कार्यों को भी कर लिया करते थे। इसके अतिरिक्त कुम्हार, लोहार, बढ़ई, सुनार इत्यादि दस्तकार भी उस समय अपना अपना कार्य करते थे। ठीक है। उस समय गांव में जमींदार भी होते थे और वो गांव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, क्योंकि इनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी जो इनकी मिल्कियत कहलाती थी, और इन ज़मीनों पर वो मज़दूरों से, जिनको वो दिहाड़ी दिया करते थे, उनसे काम करवाया करते थे। ठीक है। उस समय 3 प्रकार के या 3 श्रेणियाँ थी ज़मींदारों की: प्राथमिक ज़मींदार, मध्यस्थ ज़मींदार और ज़मींदाराने उम्दा। ज़मींदारों को बहुत से अधिकार प्राप्त थे। वो अपनी ज़मीन बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे, किसी के नाम कर सकते थे। वो भू राजस्व और करों की वसूली भी करते थे और कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। उनके पास एक सेना भी होती थी जिससे वो वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। ज़मींदार एक शोषण करने वाला तबका था, लेकिन फिर भी किसानों के साथ उनके रिश्ते पुराने चले आ रहे थे और वो उनके अधीन संरक्षण या सुरक्षा महसूस करते थे। ठीक है। भू राजस्व प्रणाली भी वहाँ की बहुत अच्छी थी। 1581 ईस्वी में टोडरमल ने जब्ती व्यवस्था का प्रचलन करवाया अकबर के शासनकाल में, जिनमें कुछ नियम थे। अकबर ने सबसे पहले तो कृषि योग्य भूमि की पैमाइश करवाई और फिर इसको 4 वर्गों में पोलज, परोती, चच्चर और बंजर में बांट दिया गया।
और इसी के आधार पर भू राजस्व जो था वो निर्धारित किया गया। भू राजस्व किसान नकद या फसल के रूप में भी दे सकते थे। इससे सरकार को बहुत अधिक लाभ होता था। तो कुल मिलाकर ये कुछ जानकारी हमने इस अध्याय में पढ़नी है। अब हम इसका एक मुख्य विषय जो कृषि है, जिसका नाम ही इस चैप्टर का कृषि संबंध है, तो कृषि के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला विषय हमारा कृषि के ऊपर आधारित है। तो उसके लिए हम जानते ही हैं कि जो हमारा देश है भारत, वो शुरू से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि प्रधान मतलब अधिकतर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। और जैसे आपको पहले बताया कि 16वीं 17वीं शताब्दी में 85% लोग गाँव में रहते थे और उन सभी का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ठीक है, फसलों का उत्पादन बहुत होता था और देश जो था वो खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर था। मतलब कि बाहर से मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, यहीं पे सभी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि भूमि उपजाऊ थी और फसलों का उत्पादन बहुत अधिक होता था और शासकों के द्वारा भी कृषकों को पूरी सहायता प्रदान की जाती थी। ठीक है, अब मुगल कालीन कृषि के संबंध में हमारी जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई आईने अकबरी। इसके अलावा समकालीन साहित्यिक रचनाएं, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत और ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज, इनसे हमें उस समय की कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, क्या क्या हमें जानकारी मिलती है। सबसे पहला है किसान। ठीक है, उस समय सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसान वर्ग की थी। ठीक है, जिन्हें फारसी के स्त्रोत्रों में रैयत या मुजरियान के नाम से भी जाना जाता था। मतलब जैसे हमने किसान शब्द का प्रयोग करना है, हमने किसान के बारे में कोई बात करनी है तो हम हमारी रैयत लिखेंगे कि 85% लोग रैयत थे। रैयत मतलब किसान थे। फारसी में किसान के लिए रैयत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि रैयत से क्या अभिप्राय है, तो आप कहेंगे कि फारसी भाषा में किसान को रैयत कहा जाता था। ठीक है, मुजरियान और कुछ स्त्रोत्रों में उनको आसामी के नाम से भी बुलाया गया है। कौन कौन से नामों से बुलाया जाता था किसानों को? रैयत, मुजरियान और आसामी। और उनके प्रमुख कार्य क्या होते थे किसानों के? आपको पता ही है किसान का प्रमुख कार्य क्या है? कृषि करना। वो जुताई करता था, बीज बोता था, फसल पकने पर उसकी कटाई करता था और इसके साथ साथ कृषि पर आधारित उत्पादन में भी अपना योगदान देता था। कौन से होते हैं कृषि पर आधारित उत्पादन? जैसे चीनी, गुड़, तेल इत्यादि। चीनी और गुड़ किससे बनते हैं? गन्ने से। गन्ना कौन उगाता है? किसान। तेल किससे निकलता है? तिलहनों से, जो तेल के बीज होते हैं उनसे। तो उनको भी कौन उगाता है? किसान। तो वो इनमें भी अपना योगदान देता था। ठीक है, 16वीं 17वीं शताब्दी में कहा जाता है कि उस समय 2 प्रकार के किसान थे, एक खुद काश्त और दूसरे पाही काश्त। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि खुद काश्त से क्या अभिप्राय है और पाही काश्त से क्या अभिप्राय है। ये मैं दोनों आपको अभी समझाती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि शॉर्ट क्वेश्चन में इसको कैसे हमने लिखना है। तो 2 प्रकार के किसान थे उस समय, एक खुद काश्त और एक पाही काश्त। खुद काश्त वो किसान थे जो अपने परिवार की मदद से अपनी ही भूमि पर खेती करते थे। ठीक है, किसान की अपनी ज़मीन है और अपनी ज़मीन पर वो अपने आप और अपने परिवार की सहायता से कृषि करता था। मतलब किसी की मदद नहीं लेता था, वो खुद अपनी भूमि पर कृषि करता था और उसके खेत और निवास स्थान उसी गांव में स्थित होते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि उसका निवास स्थान इस गांव में और खेत दूसरे गांव में है, उसके खेत भी उसी गांव में होते थे और उसका निवास स्थान भी उसी गांव में होता था। ठीक है, और उसके जो खेत होते थे वो पैतृक होते थे। पैतृक का मतलब क्या है कि वो उसके अपने होते थे। पहले उसके दादा से, उसके पिता को, पिता से उसको, उससे उसके पुत्र को, उसको पौत्र को, ऐसे मिलते जाएंगे। उसके ऊपर किसी अन्य का अधिकार नहीं होता था। अब वो खुद उसका मालिक है तो वो क्या कर सकता है? वो उसको बेच भी सकता है,
किसी के साथ उसको बदल भी सकता है, गिरवी भी रख सकता है, हस्तांतरित भी कर सकता है। उसे बहुत से विशेष अधिकार प्राप्त थे। वो अपनी भूमि पर उत्पादित फसलों का कम भू राजस्व देता था, मतलब उसको भू राजस्व की दर कम लगाई जाती थी। उसको चरागाहों के लिए, जंगलों के लिए और गृह या विवाह आदि के लिए करों में छूट दी, घर बनाने और विवाह के लिए करों में छूट दी जाती थी। और जब तक वो सरकार को भू राजस्व देते रहते थे, उनको उनकी ज़मीन से बेदखल नहीं किया जा सकता था। भूमि तो उनकी थी, लेकिन अगर वो भू राजस्व नहीं देते थे, अगर नहीं देंगे तो उनकी भूमि का कुछ हिस्सा ले सकती थी सरकार। लेकिन जब तक वो भू राजस्व दे रहे हैं तो उनकी भूमि उनके पास ही रहेगी। तो कुल मिलाकर क्या थे? खुद काश्त। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि खुद काश्त वो किसान थे जो अपने परिवार की सहायता से अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते थे। उनके गांव और मतलब उनके निवास स्थान और उनके खेत उसी गांव में स्थित होते थे, मतलब जहां वो रहते थे वहीं पे उनके खेत होते थे और वहीं पे उनके निवास स्थान होते थे। ये हो गया खुद काश्त। फिर उसके बाद है पाही काश्त। पाही काश्त वो किसान होते थे जिनके खेत और निवास स्थान किसी दूसरे गांव में होते थे, मतलब उनका निवास स्थान एक गांव में है और खेत किसी दूसरे गांव में है। ठीक है। अब पाही काश्त के बारे में कहा जाता है कि ये वर्ग अकबर के शासनकाल में अस्तित्व में आया। पहले खुद काश्त ही होते थे, लेकिन अकबर के शासनकाल में पाही काश्त वर्ग भी अस्तित्व में आया। अकबर ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को कृषि अधीन लाने के लिए इच्छुक था। वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा भूमि के ऊपर कृषि की जाए, तो इसलिए उसने उन किसानों को जो दूसरे गांव में कृषि करना चाहते थे वहां पर उनको भूमियाँ दी। जैसे कुछ किसानों के पास भूमि कम है या उनके पास भूमि नहीं है या वो करने लायक नहीं है, उनके पास इतने साधन नहीं है, तो सरकार के द्वारा या अकबर के द्वारा उनको दूसरे गांव में भूमियाँ दी गई कृषि करने के लिए, क्योंकि वो चाहता था कि अधिक से अधिक भूमि पर कृषि की जाए। तो कुछ किसान जो थे वो अपनी इच्छा से भी पाही काश्त बन जाते थे। क्यों अपनी इच्छा से पाही काश्त बन जाते थे? कि जब दूसरे गांव में उन्हें अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं तो वो अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाकर पाही काश्त बनना स्वीकार कर लेते थे। और यहाँ कुछ किसान ऐसे थे, अकाल या भूखमरी के कारण जब उनके पास कोई काम नहीं है, खाने के लिए नहीं है, तो वो दूसरे गाँव में जाकर पाही काश्त बन जाते थे। ज़्यादातर जो पाही काश्त थे उनके पास अपने हल, बैल और बीज होते थे, लेकिन अगर उनके किसी के पास ये नहीं होते थे तो सरकार के द्वारा उनको दिए जाते थे। तभी मैंने बोला ना कि बेहतर सुविधाओं के लिए कुछ लोग स्वयं अपनी इच्छा से पाही काश्त बन जाते थे, क्योंकि सरकार के द्वारा उनको मदद की जाती थी। पाही काश्त जो किसान थे उन्होंने कृषि के विस्तार में उल्लेखनीय योगदान दिया, मतलब उनकी मेहनत के बल पे कृषि का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। ठीक है। अब पाही काश्त आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में आपको, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि पाही काश्त वो किसान थे जिनके खेत और निवास स्थान किसी दूसरे गांव में थे और सरकार के द्वारा इनको दूसरे गांव में कृषि करने के लिए भूमियां दी गई थी। ठीक है। फिर उसके बाद है किसानों की स्थिति। मुगल बादशाह सदैव ये प्रयास करते थे कि कृषि का अधिक से अधिक विस्तार हो। ठीक है। इस उद्देश्य से उन्होंने क्या किया कि किसानों को विशेष सुविधाएं प्रदान की। जो नई भूमि पर कृषि की जाती थी वहां पर कम भू राजस्व लगाया जाता था। किसानों को कृषि यंत्र और बीज खरीदने के लिए तकावी नामक कर्ज दिया जाता था। ये कर्ज जो था वो किसान आसान किस्तों पर सरकार को वापस कर सकते थे। और अगर कभी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसलें नष्ट हो जाती थी तो उस समय में जितना नुकसान हुआ है उसके बराबर भू राजस्व माफ़ कर दिया जाता था। तो बताओ किसानों की कितनी मदद की जाती थी। तो किसान बहुत ज़्यादा खुश थे अपने शासक से। और जो भू राजस्व वसूल करने वाले कर्मचारी थे उनको भी ये आदेश दिया हुआ था कि किसानों के साथ बुरा व्यवहार ना किया जाए, बल्कि उनका सदैव हितों का ध्यान रखा जाए। और किसानों को भू राजस्व नकद या अनाज के रूप में देने की पूर्णतया छूट थी। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि उस समय जो किसान थे उनकी स्थिति बहुत अधिक अच्छी थी। फिर है सिंचाई के साधन और तकनीक।
अब कृषि करेंगे तो उसके लिए पानी की भी आवश्यकता है, सिंचाई के साधनों की आवश्यकता है, तो उसका क्या प्रबंध था? मुगल काल में मॉनसून को कृषि की रीढ़ माना जाता था। कृषि की रीढ़ का मतलब क्या है कि मॉनसून की जो वर्षा है वो कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। सबसे पहले तो क्या था, कृषि के लिए जो सिंचाई की कमी पूरी करेगी वो मॉनसून, ठीक है। लेकिन जब तो वर्षा अच्छी हो जाती थी तो फसलें अच्छी होती थी, लेकिन कुछ फसलें ऐसी थी कि जिनको अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती थी, तो अब क्या करें? और या कभी अगर मॉनसून सही समय पर ना आए, धोखा दे जाए, फसलें नष्ट होने लगें, तो तब क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सिंचाई के लिए कृत्रिम साधन भी बनाए हुए थे, जैसे नहरें, कुएं, रहट, ये चीज़ें बनाई गई थी। तालाब बनाए गए थे, तालाब से नहरें निकाली गई थी, जिसके द्वारा किसी को जो सिंचाई की कमी थी उसको पूरा किया जाता था। मुगल बादशाहों ने नई नहरें तो बनवाई, लेकिन पुरानी नहरों की भी खुदाई या मुरम्मत करवाई। शाहजहां के शासनकाल में पंजाब में बनी हुई शाह नहर जो थी उसका भी मुरम्मत करवा के उपयोग किया गया। उस समय कहा जाता है कि किसानों के पास कृषि की तकनीक पुरानी थी। पशुओं के द्वारा लकड़ी के हल्के हलों का प्रयोग करके कृषि की जाती थी, जिसके एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फाल लगाई जाती थी। ये हल मिट्टी को बहुत अधिक गहरा तो नहीं खोदते थे, लेकिन मिट्टी के नीचे नमी होती थी, इसलिए काम आसानी से हो जाता था। बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बरमे का प्रयोग बीज बोने के लिए करता था, और बीजों को हाथ से छिड़क कर बोने का रिवाज भी प्रचलित था। इसके अतिरिक्त मिट्टी की गुड़ाई निराई के लिए छोटे मूठ वाले लोहे के पतले धार का प्रयोग किया जाता था। मतलब कि कोई आधुनिक यंत्र नहीं थे, पुरानी तकनीकों के आधार पर ही कृषि करते थे, लेकिन उनकी कृषि बहुत अच्छी होती थी और राज्य को इससे बहुत अधिक लाभ होता था। फिर उसके बाद है फसलों की भरमार। 16वीं और 17वीं शताब्दी में, जैसे आपको पहले बताया कि किसानों को कृषि से संबंधित, फसलों से संबंधित पूर्ण ज्ञान था। उनको पता था कि कौन सी फसल कब तथा किस भूमि में किस मौसम में उगाई जा सकती है, इसलिए फसलें जो थी वो बहुत अच्छी होती थी। भारत में खरीफ और रबी की फसलें तैयार की जाती थी। जहाँ पर सिंचाई की सुविधा अच्छी थी, वहाँ पर साल में 3 फसलें भी प्राप्त की जा सकती थी। भारत में उत्पन्न होने वाली प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, कपास, जौ, बाजरा, गन्ना इत्यादि थी। उस समय गन्ना और कपास को जिनसे कामिल के नाम से जाना जाता था। यह आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, जिनसे कामिल से क्या अभिप्राय है। जिनसे कामिल में गन्ना और कपास की फसलें सम्मिलित थी। मुगल बादशाह इनके उत्पादन को प्रोत्साहित करते थे, क्योंकि इससे राज्य को बहुत अधिक कर प्राप्त होता था, राजस्व प्राप्त होता था। ठीक है, जिनसे कामिल से अभिप्राय है सर्वोत्तम फसलें। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं। और मुगल राज्य इसके उत्पादन के लिए इसलिए बल देते थे क्योंकि राज्य को इससे बहुत अधिक कर प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त कुछ भागों में तेल निकालने वाले बीजों जैसे सरसों, दलहन इत्यादि का प्रयोग उत्पादन किया जाता था, और सब्जियों और फलों का भी उत्पादन किया जाता था। 17वीं शताब्दी में तंबाकू और मक्के का उत्पादन भी शुरू किया गया। तंबाकू को भारत में सबसे पहले पुर्तगाली लेकर आए थे। इन्होंने दक्षिणी भारत में इसकी कृषि आरंभ की थी, लेकिन बहुत ही जल्दी उत्तरी भारत में भी इसका उत्पादन किया जाने लगा। अकबर ने सबसे पहली बार तंबाकू को 1604 ईस्वी में देखा था। उसके पश्चात तंबाकू के सेवन में वृद्धि हो गई और इसके उत्पादन में भी वृद्धि की गई। लेकिन जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पर पाबंदी लगा दी, लेकिन तमाम पाबंदियों के बावजूद भी इसका प्रचलन जारी रहा।
इसके अतिरिक्त टमाटर, आलू, लाल मिर्च, अनानास, पपीता, अल्फांसो आम इत्यादि भी उस समय नई फसलों के रूप में उत्पादित की जाने लगी। फिर है जमींदार। 16वीं और 17वीं शताब्दी में गाँव में बड़े बड़े जमींदार रहते थे जो कि विलासिता का, ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते थे। वे भू राजस्व वसूल करते थे, बड़ी बड़ी ज़मीनों के स्वामी होते थे। उन्होंने कृषि करने के लिए बहुत से मज़दूर रखे होते थे। इन मज़दूरों के ऊपर वो बहुत अधिक अत्याचार करते थे और उनसे बेगार भी लेते थे। बेगार का मतलब क्या होता है कि उनसे काम करवाना, लेकिन उसके बदले में उनको कुछ भी धन इत्यादि नहीं देते थे। इन मज़दूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। खेतों का सारा जो उपज का हिस्सा था वो ज़मींदार अपने पास रख लेते थे और मज़दूर भूखे मरते थे। ज़मींदारों के पास हथियार भी होते थे और गांव के झगड़ों का निर्णय भी वही करते थे। फिर है कृषि मजदूर। 16वीं और 17वीं शताब्दी में कृषि कार्यों के लिए मजदूरों को भी लगाया जाता था। ये मजदूर वो होते थे जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी। ये भूमिहीन किसान होते थे जिन्हें कमीन कहा जाता था और इनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था, अत्याचार किए जाते थे, बेगार ली जाती थी। बहुत निर्धन होते थे, गंदी बस्तियों में रहते थे। इनके पास अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं होते थे, अर्धनग्न घूमते थे, पाँव में जूते नहीं होते थे। कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी भरपेट भोजन नहीं मिलता था। फिर उसके बाद है ग्रामीण मंडियाँ। 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत में ग्रामीण मंडियाँ भी होती थी। ग्रामीण मंडियों से क्या अभिप्राय है? जहाँ पर किसान आकर अपनी फसलें बेचते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी फसल को ले जाने के लिए किसानों के पास बैलगाड़ियाँ, ऊंट या खच्चर थे जिनके ऊपर वो ले जाया करते थे। प्रत्येक गांव की अपनी अपनी किसान उत्पादन की गई वस्तुएं होती थी जिनसे उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। मतलब कि वो आत्मनिर्भर थे, उनको दूसरे गांव से खरीदना नहीं पड़ता था। लेकिन कुछ वस्तुएं होती थी जो उनको कहीं दूसरी मंडियों से खरीदना पड़ता था, जिनमें प्रमुख थी चीनी, गुड़, घी, तेल, नमक, दालें इत्यादि। किसान अपनी उपजों को मंडियों में नहीं ले जा सकते थे। जो छोटे किसान होते थे या जिनके पास अपना साधन नहीं होता था ले जाने का, तो वो अपनी फसलों को दूसरे मंडियों में नहीं ले जा सकते थे। इसलिए वो अपनी जो फसल थी उसको गाँव के साहूकार को ही बेच देते थे। अब ये साहूकार क्या करते थे? इन किसानों का बहुत अधिक शोषण करते थे और इनकी फसलों का सही मूल्य नहीं देते थे, तो इससे इनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। इन मंडियों में अन्य छोटी मोटी वस्तुओं का भी क्रय विक्रय होता था जिन्हें ये लोग खरीदते थे। अब ये क्या करते थे? मंडियों से इन सामानों को खरीद लेते थे और अपनी दुकानों पर ऊंचे दामों पर किसानों को बेचते थे। किसानों को कई बार बहुत मजबूरी की अवस्था में बहुत ही सस्ते दामों पर व्यापारियों को अपनी फसल बेचनी पड़ती थी। व्यापारी किसानों को बहुत कम मूल्य देते थे जिससे किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी, लेकिन वो मजबूर थे क्योंकि जो सरकारी अधिकारी थे वो भी उनकी किसी प्रकार से कोई मदद नहीं करते थे। फिर है गांव के अधिकारी। इस समय में सरकार की तरफ से गांव में कुछ अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे जिनमें प्रमुख थे मुकद्दम, पटवारी और चौकीदार इत्यादि। इनका कार्य क्या था? ये गांव से भू राजस्व एकत्रित करते थे। भू राजस्व एकत्रित करने का मुख्य कार्य मुकद्दम का होता था, जिसे सरकार के द्वारा भू राजस्व एकत्रित करने के बदले में 2.5% कमीशन भी दिया जाता था।
भू राजस्व जितना वो एकत्रित करके देता था उसमें से 2.5% कमीशन के रूप में भी दिया जाता था। पटवारी जो था वो पूरे गांव की भूमि का हिसाब किताब रखता था और जो चौकीदार था वो गांव की संपत्ति की रखवाली करता था और जो भी कोई अपराध गांव में हो रहा है उसकी सूचना वो सरकार को प्रदान करता था। तो ये था आपका उस समय का कृषि से संबंधित पूरा रिकॉर्ड कि किस प्रकार से कृषि की जाती थी, शासकों के द्वारा किस प्रकार से मदद की जाती थी, कृषक किस प्रकार से कृषि करते थे, उनको कौन सी सुविधाएं दी जाती थी और कौन सी मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ता था। धन्यवाद।